सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बजट के हवाले से बोल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और शमसुल इस्लाम साहब, फॉर्मर चेयरमैन KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं, हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किए हुए हैं दोनों साहिबान। अब्दुल कादिर मेमन साहब, आप चूँकि टैक्स एक्सपर्ट हैं, पहली चीज़ जो सामने आ रही है, बज़ाहिर जो कुछ इसहाक डार साहब ने कहा, ऐसे लग रहा है कि जो जो अच्छी चीज़ें थीं वो तो उन्होंने बयान कर दी। 35% इजाफा हो रहा है तनख्वाहों में, पेंशन में भी इजाफा किया जा रहा है, सोलर पैनल के लिए सहूलत दी जा रही है, इसी तरह से जो नया कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए सहूलियात हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। कस्टम के हवाले से जी बड़ा सहूलत देख रहे हैं। गाड़ियों में अच्छी बात है कि चलें जी, गाड़ी तो निस्बतन किसी के पास रकम होगी तो खरीदेगा, बाहर से इंपोर्ट, उसमें इजाफा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि 9,200 अरब रुपए का टैक्स ये कुल किस तरह से इकट्ठा हो सकेगा, जबकि वो कह रहे हैं कि मईशत 3.5% से बढ़ेगी। पिछली दफ़ा 5% उन्होंने कहा था, वो तो इशारिया 2% पर आ गई। तो अभी 3.5% पर अगर मईशत बढ़ेगी, 9,200 अरब रुपया इकट्ठा कैसे होगा टैक्स? ये मद्देनज़र रखें कि बजट जब बनाए जाते हैं तो एजम्पशंस किस तरह हम करते हैं। उसके एजम्पशन इस तरह होती हैं कि एक तो GDP ग्रोथ को सामने रखा जाता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें इस साल अगर कोई 100 रुपये की कलेक्शन अगर आपने की और इसमें आप GDP ग्रोथ को पहले प्लस करते हैं, फिर उसमें इन्फ्लेशन को प्लस करते हैं, और फिर उसमें आप नए इक़दाम को प्लस करते हैं। तो अगर जब ये सारों को मिलाते हैं तो फिर आप नए साल का एक बजट जो है उसका तखमीना करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एक तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, और अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि ये इन्फ्लेशन अगर इसी तरह रहा और अगर हम इसमें से अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का GDP निकाल लें तो एक तो वो एक इन्फ्लेशन का फिगर रहता है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि ग्रोथ का, मैं समझता हूँ कि ग्रोथ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 3% ग्रोथ को लाना जो आज के हालात में जो है मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए कि इस वक्त तो ग्रोथ जो है वो लेस देन 0.5% ग्रोथ है, और वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी जो प्रिडिक्शन ग्लोबल ग्रोथ की है वो भी कोई 2% 2.5% के करीब की है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 3.5% की ग्रोथ को लाना, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टारगेट होगा, ये GDP होगा। अच्छा, इसमें और दो वजूहत इसकी और भी हैं, और ये है कि देखें आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रिज़र्व्स आपके पास डिप्लीट हो रहे हैं, और अगर आप बहुत भी कोशिश करेंगे तो आपकी इंपोर्ट जो आपने लास्ट टाइम जितनी कंप्रेस की है उतनी उससे ज़्यादा आपको कंप्रेस करनी पड़ेगी, अनलेस कि आपके पास बहुत सारे डॉलर्स आ जाएं, और आपके पास बहुत, जो कि अपीरेंटली इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, और हमारी लाइबिलिटीज़ भी जो हैं वो अगले 1 साल में इतनी है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ जो है उसमें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक उसमें दूसरे रिलीफ्स की बात है, आई थिंक IT सेक्टर को ज़्यादा इसमें देखा गया है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम किया गया है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन वाली साइट है उसमें रीट की एक्सटेंशन दी गई है। तो आई थिंक चूँकि गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है, उस फिस्कल स्पेस में रहते हुए आई थिंक कुछ चीज़ें तो की हैं जो रेवेन्यू मेजर की हैं। फॉर एग्जांपल बोनस शेयर को टैक्स किया गया है, दोबारा से बोनस शेयर जो है पहले नहीं था, अब दोबारा फिर इसको एक दफ़ा आया था, फिर हटा, फिर दोबारा से आया है। तो आई थिंक ये इस तरह के रेवेन्यू मेजर्स भी हैं उसके अंदर। अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, आप वो लोग हैं या उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं जिन्होंने मुल्क में रोज़गार पैदा करना है, इंडस्ट्री है। आप लोगों की ये कोशिश भी होती है कि मुल्क में रोज़गार हो, ज़ाहिर है कारोबारी तबका है उसी ने। ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा हो गया। क्या आप लोग कर पाएंगे ये इजाफा? क्या इस वक्त हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आया है कि जो इंडस्ट्री हमने देखा है पिछले 1 साल में, ये भी कहा जा रहा है लगभग 80 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, कि वो बेरोज़गार दोबारा रोज़गार में आ सकें, आप लोग अपने कारोबार को बेहतर कर सकें, फैलाना तो दूर की बात है, जो है वो चल सके, ताकि वही वापस आ सकें? कुछ ऐसा हुआ है बजट में? देखिए, अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो आया है, तो उसमें तो आपकी मुसलसल ग्रोथ डाउनवर्ड गई है, और बिज़नेस सेक्टर जो है, जो आपका कॉमर्स लें, ट्रेड लें, इंडस्ट्री लें, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यहीं से आपका टैक्स मेन इकट्ठा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसका 50% तो GDP ऑलमोस्ट है, लेकिन वो टैक्स वहाँ से नहीं आ रहा। इसके अलावा दूसरा सेक्टर अगर आप देख रहे हैं रिटेल में, वो भी वहाँ से भी आपको नहीं आ रहा कि आपने अच्छी तरह से उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ।
तो बात ये है कि मेरे पास अगर जो एम्प्लॉयमेंट देते थे अगर वही बेरोज़गार होने लगे हैं तो फिर वो नई जॉब कहाँ से क्रिएशन करेंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स डाउनवर्ड जा रही हैं, इसमें बहुत सारे छोटे एक्सपोर्टर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। इसकी तरह से आपकी इंडस्ट्री का जब रॉ मटेरियल बन गया, क्योंकि आपकी 1 साल के से ज़्यादा तकरीबन हो गई है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी चल रही है और आइंदा भी इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी रहेगी। उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो SMEs थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो तकरीबन बंद होकर रह गई है। तो जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, उनको अपना खर्चा पूरा करना नहीं होगा, तो वो किसी को घर बैठे तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हुकूमत ने एक सियासी फैसला किया कि उसने गवर्नमेंट के मुलाजमीन को और पेंशन में इजाफा करके अपना एक वोट बैंक तो सिक्योर कर लिया। 2 के हुकूमत के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट को 7.9% पे चला गया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपने डेफिसिट को, अपने खसारे को और मज़ीद बढ़ा रही है। और ये बजट अगर आप एज ए होल देखें तो तकरीबन ये खसारे का बजट है। आपके पास आपकी बोरिंग कहीं रुक नहीं रही, बढ़ती चली जा रही है। डेट पेमेंट जो है आपकी वो बढ़ती चली जा रही है। जब आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, जो रेवेन्यू देने वाले लोग थे, जो आपके फीडिंग हैंड से अगर आप उनको ही बाइट कर लोगे और उनको आप बैठा दोगे घर में, तो फिर कहाँ से रेवेन्यू आएगा। ये एक अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे बजट जो है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिसका मकसद उनका पॉलिटिकल गेन कुछ करना था, लेकिन ये अचीव नहीं हो सकेंगी। टारगेट ऑन ग्राउंड ये है कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में बिजनेस करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है। किसी को अगर अफ्रीका के किसी मुल्क में चांस मिलता है तो वहाँ चला जाता है, कोई सेनेगाल जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। जिसका जहाँ बस चलता है वो यहाँ से निकल रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब आपका ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको रेस्टोर नहीं करेगी गवर्नमेंट, और ट्रस्ट डेफिसिट रेस्टोर इस तरह होता है कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें। आप एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की वजह क्या हो रही है कि वो आम लोगों की जो कंजम्पशन है वो तो कैश की है, उसको आप कंट्रोल कभी कर नहीं सकते। इन्फ्लेशन को आप नीचे ना ले सकेंगे। तो 21% से 22% पे जब इंटरेस्ट जाएगा तो वो बिजनेस कैसे वर्केबल होगा जो आज आपका PBS के हिसाब से 0.29% पे ग्रोथ दिखा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या चाह रहा है। और ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये भी एक बजट जो है टेम्प्रेरी बजट है। इसके बाद फिर मिनी बजट की सीरीज भी आएगी और जिससे ये मजीद आपके ऊपर आएगी, क्योंकि जो IMF ने एतराज़ात उठाए थे आपके ऊपर वो वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको IMF ने कहा कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं, लेकिन आप उसको 9.2 पे आप रखा है, वो भी क्योंकि इनको पता है कि अचीव नहीं कर सकें। आज जो पाकिस्तान ने बजट, जो आपका टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने FBR ने इकट्ठा किया है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक सिंपल वेब पोर्टल इकट्ठा कर सकता है। अगर आप इंटरेक्शन सबका ख़त्म कर दें तो 29,000 लोगों के ऑफिशियल्स की टीम ने क्या किया। आज भी आपके पास जो है, जब आप इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं दोगे तो फिर वो ट्रेड आपकी बॉर्डर से आ रही है, तो हर वो इंपोर्टेड चीज़ मार्केट में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कोई रास्ता खुला हुआ है, ऑफिशियली तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर टैक्स का लॉसेज हो रहा है। इस करेक्शन इसको करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंटेड हो। कुछ सालों में आपने देखा कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन अब फिर ऐसे हालात आ रहे हैं कि अब अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर फिर ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि एक टैक्स पेयर, जब मैं देखता हूं कि नॉन टैक्स पेयर सिर्फ एट सोर्स रिडक्शन दे के या खाने पीने पे जो GST लगा है वो दे के पूरा कर लेता है और बाकी इनकम वो छुपा जाता है और उसको किसी किस्म का नोटिस नहीं आता, तो मेरे जैसा एक टैक्स पेयर जो अपना टैक्स जो दे रहा है उसको ही सवाल पूछा जाता है, उसी को इंक्वायरी करके उसको ही डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो आप समझते हैं कि किस किस्म का सिस्टम है यहाँ पर। तो इस सिस्टम में आपके पास बिजनेस ग्रो करने के लिए गुंजाइश नहीं है। आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे ये रखना था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों की कम करें। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान की बढ़ चुकी है, रीजनल कंट्रीज़ के मुकाबले में एनर्जी कॉस्ट आप बढ़ा चुके हो, और वो भी एक फॉल्टी मैकेनिज्म की वजह से कि आपने एनर्जी सारी की सारी इंपोर्टेड फ्यूल पे ले गए हो। अगर आप इंडिजिनस पे चलते, आप हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते ज़्यादा, आप सोलर पे आपने अच्छा किया है कि सेल से ख़त्म कर दिया, एटलीस्ट उससे लोगों को ये रिलीफ तो मिलेगा कि कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। लेकिन सोलर को इंपोर्ट करने के अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि आपकी इंडस्ट्री और जो है चाहे पाकिस्तानी चाइनीज़ का जॉइंट वेंचर्स हो जाएँ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि आपकी किटी में डॉलर नहीं है अब। अच्छा, अब ये जो बातें शम्सुल इस्लाम साहब ने की हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि इंसेंटिव नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर साहब, हुकूमत कह रही है कि जी 1074 अरब रुपए हम सब्सिडी में रख रहे हैं, बिजली, गैस और दीगर शोबे में 1074 अरब की सब्सिडी। तो ये सब्सिडी क्या नाकाफ़ी होगी?
फिर ये बात कि जी 6% उस पर कटौती होगी 50,000 रुपये से, जो नॉन फाइलर ज़्यादा निकालेगा, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि नॉन फाइलर जो है उसको टैक्स नेट में लाया जा सके, या इसका उल्टा असर होगा अब्दुल कादिर मेमन साहब के लोग ये होगा कि बैंक से भी निकल जाएंगे? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं कि जब ये पहली दफ़ा कैश विड्रॉल पे टैक्स लगाया गया था तो इसमें नीयत ये थी, उस आई वॉज पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू एडवाइजरी काउंसिल, तो उस वक्त नीयत ये थी कि ये टैक्स इसलिए लगाया जाए कि इससे इंफॉर्मेशन गैदर हो और उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए जो कि टैक्स के नेट में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ नहीं। तो जो मैंने बात पहले अभी आपको बताई कि जब तक हम ऑटोमेशन से हम अगर कोई डेटरेंस खड़े नहीं करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में जो ब्रॉडनिंग, अब तो दुनिया इस तरह आगे चली गई है, मैं आपको मिसाल दूं स्वीडन की या दूसरे ममालिक की, कि अब वो आपकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको टैक्स के रिटर्न्स बना के दे देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये आपकी रिटर्न है, अगर आपका कोई इसमें ऑब्जेक्शन हो तो बता दें। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम इस ऑटोमेशन को, इंफॉर्मेशन को गैदर करके उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिसका अभी शमसुल इस्लाम साहब ने जिक्र किया कि वो लोग जो हैं उन्होंने नेक्स्ट टैक्स से फरार लिया हुआ है, वो उन पे उसी वक्त हम पहुंच सकते हैं जिस वक्त होगा। अच्छा, लेकिन अगर हम फोकस करें अपना बजट पे ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मसाइल तो हैं और ये मसाइल रहेंगे भी जब तक कि हम अपनी फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर लेते, बट अगर हम इसको बजट के डॉक्यूमेंट पे ही अगर हमारी फोकस अगर हम रखें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो SMEs जो हैं वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के रिवाइवल में या उसकी इकोनॉमी के तरक्की के लिए काम कर सकती हैं। गवर्नमेंट ने सर्टन मेजर्स जो हैं वो SMEs के लिए लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें और भी फर्दर लेने की ज़रूरत है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत है, अच्छा, दूसरे रेगुलेटर्स को भी लेने की ज़रूरत है। जी, एक चीज़ समझाइएगा सर कि एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है 14,460 अरब रुपए का ये बजट है जिसको पेश किया गया है, इस यानी 9,200 अरब का कहा जा रहा है कि जी हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, 6,000 अरब का खसारा बताया जा रहा है। एक तो ये खसारा किस तरह से हुकूमत पूरा करती है, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि हुकूमत की कुल आमदन, जो वफाकी हुकूमत की आमदन है वो 6,887 अरब रुपये बताई जा रही है, जबकि सूद की अदायगियों पर सिर्फ 7,303 अरब रुपये, यानी आमदनी है 6800 और आपने 7300 जो है वो तो सिर्फ सूद की अदायगी में करने हैं। ये किस तरह से हो सकेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा ये बात मैंने पहले ही कही, आप इस वक्फे से पहले ही, कि किसी भी घर का अगर 100 रुपये की इनकम हो और उसके 150 रुपये के अखराजात हों और वो हर महीने जो है वो 50 रुपये उधार ले रहा हो, तो उस मुल्क के उस घर की ऐसी हालत होगी जैसे आज पाकिस्तान की हो गई है। वो आज अपनी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 80% जो है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग पे खर्च कर रहा है। तो ये जब तक हम अपने रेवेन्यूज़ को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने उन एक्सपेंडिचर्स को जहाँ पर गुंजाइश है उसको कम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये लोन के ट्रैप से नहीं निकलेंगे। आप देखें कि विद इन 1 ईयर, ऑल्दो IMF की जो लोन की बात की जा रही है, जिस पैकेज की बात की जा रही है, उसमें IMF जो है वो हमें $1 बिलियन की लोन देगी, मतलब दैट विल बी ऑल 1 बिलियन। बट हमारी नेक्स्ट पूरे साल में, यानी अगर हम 2025 तक देखें तो हमारी जो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स वो $75 बिलियन है। तो ये 1 बिलियन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स वी नीड टू या तो रीशेड्यूलिंग करेंगे हम उसकी। जब रीशेड्यूलिंग करेंगे जाहिर बात है हम हायर रेट पे होंगे। जब अब हायर रेट पे होंगे तो हमारी डेट सर्विसिंग आज इस वक्त जो है वो 7 ट्रिलियन है, अगले साल ये 8 ट्रिलियन पे, 8.5 ट्रिलियन पे होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप। जब तक हम इस डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे हमारा नहीं होगा। और हम हमेशा, आज आप देखें कि ये हम कोई पिछले कितने दिहाइयों से जो है हमारा जो बजट होता है वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट का होता है। ये तो फॉर्चुनेटली समझ लें आप कि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, तो ये हमारा जो करंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव में आ गया बिकॉज ऑफ दिस लास्ट 4 मंथ्स। अदरवाइज़ तो हमारा जो करंट अकाउंट भी जो है वो डेफिसिट में होता था।
ठीक। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि बजट एक मजीद लाना पड़ेगा, ये सिर्फ दिखावे का बजट है, ये सिर्फ जो इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता है कि अकाउंटेंट हैं, उन्होंने अकाउंट्स करके नंबर्स तो बड़े अच्छे दिखा दिए हैं, जिस तरह के यहाँ से आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, लेकिन आपको लगता है मुमकिन नहीं हो सकेगा। क्यों आप ये समझते हैं कि जब कहा जा रहा है कि जी 30 अरब डॉलर की हम बरामदात कर देंगे, तरसीलात रेमिटेंसेस बाहर समेत 33 अरब डॉलर उससे इकट्ठे हो जाएंगे, तो 3.9 अरब डॉलर पर तो हमारे संवाददाता के ज़खायर इस वक्त आ गए हैं। ख़तरनाक सूरत हाल है, जब बजट पेश हो रहा है 4 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। उसको सपोर्ट मिल सकेगी क्या? आपने तो ये कह दिया कि ये जो बजट है ये IMF के प्रोग्राम के मुताबिक लगता भी नहीं है आपको, तो क्यों आप समझ रहे हैं कि नया बजट लाना पड़ेगा, एक और मिनी बजट आएगा, और वो कब तक आप देख रहे हैं कि आएगा, और क्यों ये रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स हम 30 अरब डॉलर की नहीं कर सकेंगे? देखें, मेनली हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए होती है, और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अक्टूबर से अब तक जो है मुसलसल डिक्लाइन शो करें, जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद राइस, अगर सिंगल उसका कोड के हिसाब से देखें तो आपका राइस सेकेंड एक्सपोर्ट वो आपकी जुलाई से आज तक नेगेटिव जा रही है। हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट डाउनवर्ड हो चुकी है, जिससे हम डॉलर कमाते थे, और हमारे पास दूसरा सपोर्ट ये होती थी कि हमारे पास ओवरसीज़ रेमिटेंस वर्कर्स की आती थी, उसमें भी हमारा डाउनफॉल है। तो ये दो चीज़ों से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो कम हो रही हैं, और कम होने की वजह क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ कि पाकिस्तान बेसिकली एक कमोडिटी एक्सपोर्टर है। चाहे वो आप चावल ले लें, एग्रीकल्चर कमोडिटी ले लें, फ्रेश फ्रूट ले लें, या टेक्सटाइल ले लें, हम कोई हाई टेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाते। और जब हमारे पास कमोडिटी की एक्सपोर्ट होती है तो उसमें आपको कॉस्ट जो है वो अब देखी जाती है कि आपकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में कॉस्ट आपकी कम है या ज़्यादा। अब हमारी जब कॉस्ट कम थी तो हम कम्पीट कर रहे थे, और एक कोविड के दौरान हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि बांग्लादेश और इंडिया की एक्सपोर्ट के ऑर्डर टेक्सटाइल के भी पाकिस्तान में आ गए, और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी थी, लेकिन उसके ऑल ऑफ सडन आपके सारे जो है वो वापस अब बांग्लादेश और उधर चले गए। तो हम अपनी एक्सपोर्ट को जब महंगा कर लेते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, राइस एक्सपोर्ट में अगर राइस एक सिंपल कमोडिटी राइस परचेज करना है तो टैक्स मुझे, अगर कमर्शियल एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे 1% टैक्स, उसका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना होगा अपने सप्लायर से, मुझे ब्रोकर को ब्रोकरी देनी होगी। तो अगर 1% मैं टैक्स डिडक्ट कर रहा हूँ परचेज पे, और उसके बाद मेरे ऊपर एक्सपोर्ट पे 1% टैक्स है, तो ये 2% टैक्स तो ये हो जाता है। साथ ही मुझे EDS देना है 0.25%, 2.25% जब मैं विदहोल्डिंग टैक्स देता हूँ। तो खादिर साहब मेरे साथ बैठे, दुनिया में ये यूनिवर्सल उसूल है कि एक्सपोर्ट पे मैक्सिमम 4 to 5% ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसमें तो अगर हुकूमत 2.25% से ज़्यादा अगर अपना टैक्स एक्सपोर्ट लेगी तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर कैसे कम्पीट कर सकेंगे? आज पाकिस्तान के चावल की पोजीशन ये है कि डिस्पाइट इसके कि एक्सपोर्ट डाउनवर्ड हुई, हमारे पास सैलाब की वजह से हमने कुछ कोर्स वैराइटीज़ में नुकसान किया, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। चावल आज जो है 150 से बढ़ के 450 450 रुपये का आपका किलो हो चुका है। हम इंडिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे। हमारे पास पहले ब्रोकन राइस हम चाइना एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया वहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमने अपनी एक्सपोर्ट को इनकम्पिटिटिव खुद किया है कि उसके हाथ पैर बांध के और अरीना में उतार दिया है कि आप मुकाबला करो। अब हम कम्पिटिटिव नहीं है, फाइनेंशियल मसल्स एक्सपोर्टर्स के नहीं रहे। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया मार्केट में कि एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा कमाते हैं। आप चंद बड़ों के अलावा बाकी छोटे जो आपके 47% आपकी SMEs का जो है कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी एक्सपोर्ट्स में भी SMEs ज़्यादा हैं। जो टॉप 100 अगर आप देखें उससे बाकी जो निकाल लें वो सारे छोटे हैं, लेकिन वो अगर डाउन नीचे जा रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की वजह से कम्पीट करते थे, वो अगर हो गया तो फिर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट ना बढ़ना पाकिस्तान के सबसे बड़ा होगा। साथ ही आप एक और प्लान कर रहे हो कि आपने अपने आप को अब यूरो बॉन्ड के लिए भी लेके जाना है। वो आपके साथ हालात साजगार नहीं है, दुनिया रिसेशन में आ चुकी है। मौजूदा बॉन्ड की अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो वो भी आप 50% माइनस में चल रहा है। तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये जो रेवेन्यू रखा गया है इसमें बेसिक जो रीज़न है, मैं ओपनली बात करूँगा, वो ये है कि गवर्नमेंट ये अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सके और उसकी बेस पे कि हम 9.2 ट्रिलियन रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। हालांकि इस तरह नज़र नहीं आ रहा, कलेक्शन नहीं होगी तो मज़ीद टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास डेफिसिट बढ़ता है फिर आप बोरिंग करने जाते हो, या तो आप लेते हो इंटरनेशनल बोरोर से और उसके बाद लेते हो बैंक से। बैंक बोरिंग आपकी बढ़ती जा रही है, जो आपका रीज़न बन रहा है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और आपकी जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जा रहे हो। तो कैसे होगा? नया टैक्स तो आपके पास एक नया बजट तो आना ही आना है, शायद 2 महीने बाद हो या केयर टेकर गवर्नमेंट लगाए अगर इलेक्शन में जाते हैं या फिर कुछ और हो, ये होना ही होना है। ठीक है, सही। अब शमसुल साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप तो चेयरमैन रहे हैं KCCI के, सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर, सबसे बड़ा कारोबारी शहर, वहीं से सारे जुड़ते हैं, पोर्ट है,
आज यार चीज़ें वहीं से रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से हमारी होनी है। ये तो बुनियादी चीज़ है कि हमारी आमदन, किसी भी घर की आमदनी देखनी है, वो तो हमारी असल जो है वो एक्सपोर्ट्स ही हैं, बरामदात है कि हम बेच क्या रहे हैं। जब वही नीचे जाएंगी तो हम आमदनी कहाँ से करेंगे। दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है तरसीलाते ज़ार, रेमिटेंसेज जो बाहर से आ रहे हैं। तो अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपको कुछ नज़र आ रहा है कि जो दूसरी आमदनी का जरिया है टैक्सेस, जो हम पहले अचीव नहीं कर सके, अब उससे भी बड़ा टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे? जब आप सुन रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब को, वो पूरे कारोबारी तबके को बता रहे हैं इनका काम चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, और कहाँ से होगा? नहीं, वो कह रहे हैं ऐसे हालात नहीं है, फिर हम टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे? नहीं, मैं आई फुल्ली एग्री विथ यू कि जब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा, जब तक ग्रोथ नहीं होगी, तो जाहिर बात है टैक्स भी नहीं होगा। और दूसरा सबसे जो बड़ा इस साल फैक्टर जो नज़र आता है, मुझे नज़र आता है, वो नज़र आता है आपकी जो कंपनियां लेवरेज पे होंगी, वो कंपनियों का चूँकि इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो जब इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो कंपनियां नीचे अपने प्रॉफिट्स कम डिक्लेयर करेंगी, और जब कम डिक्लेयर करेंगी तो वो कम टैक्स पे करेंगी, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप PSDP जो है, जो आपने इस वक्त 17 वो रखा हुआ है बिलियन, 1700 बिलियन, वो अगर खर्च नहीं होता तो आपको टैक्स नहीं आता। तो ये सारे आदाफ उस वक्त अचीव होंगे जो बजट में डॉक्यूमेंट में पेश किए गए हैं, अगर वो अचीव होंगे तो ये ज़ाहिर बात है बजट अचीव होगा। अगर वो आदाफ नहीं अचीव हुए तो डेफिनेटली बजट नहीं होगा। अगर हम अपना पिछला साल भी अगर देख लें तो पिछले साल में भी आपने देखा होगा कि 170 बिलियन के एडिशनल टैक्सेस लगाए गए, रेवेन्यू लगाए गए IMF के कहने पे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बजट नहीं पूरा हो सका। उसकी वजह ये थी कि इम्पोर्ट कंप्रेस हो गई, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो यहाँ से एक्सपोर्ट जैसे हमने देखा वो कम हो गई, आपने देखा कि ग्रोथ हमारी कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से टैक्स का बजट जो है इस साल पूरा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे अगर बजट को अचीव करना होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये सारे आदाब जो है वो पूरे करने होंगे। नंबर 2, ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करना होगा जिसमें GDP की ग्रोथ हो, ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करना होगा कि जिसके अंदर बिज़नेस जो है, बिजनेसमैन जो है वो कारोबार कर सकें और बिज़नेस को बढ़ा सकें। सही। अब तो ये पेश हो रहा है, अब तजावीज़ जा सकती हैं, अल्लाह करे कि वो आपको सुन रहे हों और कुछ इसमें बेहतरी ला सके। लेकिन अब्दुल कादिर मेमन साहब, ये जो बात हो रही है कि बाहर से हम डॉलर्स लेकर आएँ, सिर्फ गैर मुल्किया जायदाद ख़रीदने पर 2% टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। आप $1 लाख लेकर आएँ, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तरह कमाए, क्यों ला रहे हैं, क्या है, आप जो चीज़ ख़रीदना चाहें, आप प्लॉट कुछ भी, तो ये एक इंसेंटिव है। आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स बाहर से आएंगे? मैं आपको हिस्ट्री में ले चलूँ। इसमें ये हिस्ट्री इसकी ये थी कि पहले ये 111(4) की ये क्लॉज है जिसके अंदर ये लाया गया है। ये पहले ये थी अनलिमिटेड थी कि आप जितने भी फंड्स इसमें ले आएँ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो डॉलर्स उस वक्त जो है इस मद में भी बहुत आते थे। फिर उसके बाद उस लिमिट को कम करके तो जो है ये 10 मिलियन किया गया, फिर इसको कम करके 5 मिलियन किया गया, अब इसको बढ़ा के 100,000 US$ किया गया, जिसका मतलब ये है कि अगर आज के मैं एक्सचेंज रेट पे लूँ तो तकरीबन 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है मैं बग़ैर किसी डिस्क्लोजर के ला सकता हूँ। हो सकता है, और ये लास्ट जब ये पुराना कानून था तो उस वक्त इस हेड में भी बहुत सारी रिसीट जो है वो कानून आती थी। तो मैं समझता हूँ कि होपफुली इस सेक्टर से आएगी। मुझे नंबर 2 जो है कता कलामी की माफ जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, चंद मिनट की, सिर्फ 1-2 मिनट की न्यूज़ अपडेट्स भी हम देखेंगे और उसके बाद शमसुल इस्लाम साहब आपसे मैं पूछूंगा, PSDP का कहा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें 900 से ज़्यादा अरब रुपया रखा गया है, तो क्या इससे भी लोगों के पास रोज़गार नहीं आएगा, रकम नहीं आएगी, कारोबार नहीं चलेगा? ब्रेक के बाद जानते हैं। जी, बजट ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करते हैं। सुहेल साहब, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये बजट सामने आया है, आदाद के लिहाज से तो ऐसे लगता है कि बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। अब ये नहीं पता कि ये सब होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका एक ओवरव्यू क्या है इस बजट के हवाले से जो पेश किया गया? जी सुहेल साहब, मुझे सुन सकते हैं? हो गया जी, मेरा ख्याल है शायद सुहेल साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा लाइन मिलाकर बात कर सकें। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 9 खरब 50 अरब यानी 950 अरब रुपए PSDP,
इससे रोजगार कहते हैं चलेगा। इसहाक डार साहब ने कहा बड़ा ज़रूरी है, मुल्क को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसमें इतनी रकम रखी है। आप समझते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, वंस अगेन मैं ये बताऊं कि जो आपका PSDP बजट इन्होंने 950 बिलियन का रखा है वो पूरा नहीं कर सकेंगे, उतनी स्पेंडिंग नहीं कर सकेंगे। अगर मैक्सिमम भी गवर्नमेंट खर्च कर सकेगी तो 500 बिलियन का होगा। और उसमें भी अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है, इसके साथ आपने जो दूसरा साथ में रखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होती हैं, जो पॉलिटिकल स्पेंडिंग होती है, उसको भी आपने बढ़ाया है। तो आप एक तरफ से इनकम बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही आपने डेफिसिट का जो खसारे का होल है वो बड़ा कर दिया है। तो आपके जब ड्रेन होता रहेगा, रेवेन्यू ड्रेन होता जाएगा, इस बजट के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि हुकूमत जो है SOEs को प्राइवेटाइज करने जा रही है, उस प्राइवेटाइजेशन से हमने क्या इकट्ठा करना है, क्या वहाँ से लाएंगे, मुझे उसकी कोई इंडिकेशन नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जो 500 अरब से ज़्यादा का ड्रेन हो रहा है वो मुसलसल होता रहेगा। आपका जो टैक्स इकट्ठा होगा, जिस हिसाब से जो प्रोजेक्शन आ रही हैं, तो वो तो उतना ही होगा जो हमें डेट सर्विस पे जाएगा। अराउंड 7.5 बिलियन हम इकट्ठा करेंगे, 9.2 का हमने रख लिया टारगेट। जब वो नहीं पूरा होगा तो आप कैसे स्पेंडिंग ज़्यादा करोगे? आपको फिर अपने जो गवर्नमेंट की जो साइज़ है, जिसमें गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस चलता है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। एक 35 मिनिस्ट्रीज़ जो है वो आपकी सिर्फ वफाक में रखी हुई हैं, जबकि आपने रेवेन्यू सूबों को मुंतकिल कर दिया। सूबों के पास उस जैसी ही मिनिस्ट्रीज़ हैं लेकिन नाम अलग रखा हुआ है। तो इस एक मिनिस्ट्री को रन करने के लिए आपको अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को मुसलसल उस खसारे की तरफ लेके जा रहे हो, और खसारा इतना बढ़ता जा रहा है कि आगे फिर वक्त ऐसा ना आए कि खुदा ना खास्ता कि फिर आप बैंक भी आपको पार्टिसिपेट ना करें बोरो देने के लिए। बिल्कुल शमसुल इस्लाम साहब जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 700 अरब रुपए से ज़्यादा तो सिविल इंतजामिया के अखराजात हैं, और जाहिर है कि बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ, बहुत से डिपार्टमेंट्स, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, वो विफाक में भी रखा हुआ है, सूबे में भी, और बहुत से हैं। सोहेल साहब, सर ये बताइएगा, अभी जो बजट देखकर आपकी इस बारे में क्या राय है? कैसा आपने इस बजट को पाया है? जो हालात रहे हैं पिछले 1 साल में, कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो सका, उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? इस बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगला साल कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से बजट तो तवक्कुआत के मुताबिक हैं, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हैं, क्राइसिस की सिचुएशन है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शनरी बजट प्रेजेंट किया जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे और ख़र्चों को अगर कम नहीं तो कर्टेल किया जाएगा, और बजट खसारा जो है IMF तो कहता है 4%, कम से कम 5% का रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होने जा रहा, और जो तवक्कुआत थी, इलेक्शंस भी हैं, प्लस बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं लगाए गए, तो उसको देखते हुए लगता है कि ये बजट जो है IMF को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और जो टैक्सेस हैं जो 9,200 हैं, अगर वो लगाते अमीरों पर, मज़ीद लगाते टैक्स, प्रोग्रेसिव लगाते, यानी गरीब पे कम रेट, अमीर पे ज़्यादा रेट, तो ये 10,000 अरब भी हो सकता था। इसी तरह अगर ख़र्चों को या ये पेंशन्स को और सैलरीज़ को जो बढ़ाया है वो नहीं बढ़ाते, तो यहाँ से भी 1,000 अरब की सेविंग हो सकती थी। तो अगर 1,500-2 हज़ार अरब रुपए ये सेव करते तो बजट खसारा जो 6.5% रखा है वो कोई 5% के करीब होता, तो उसको हम कह सकते थे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक बहुत ही बोल्ड बजट है। मगर जो प्रेजेंट किया गया है वो मुझे लगता है एक नॉर्मल सा बजट प्रेजेंट किया है, जिसको अगर IMF ने अप्रूव कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो फिर अगली हुकूमत को IMF के पास जाने के लिए इस बजट के आदाद व शुमार को रिवाइज करना पड़ेगा। सर, आपको ये लग रहा है, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ये वो बात नहीं है जो वज़ीर आज़म ने कहा था, जी IMF को मैंने भेज दिया है और उनके मुताबिक हम साथ चलेंगे। तो अगर IMF नहीं आता, जो अभी तक ये नज़र आ रहा है, चंद दिन रह गए हैं, और ना हम जो उनकी शराइत हैं डॉलर के हवाले से कि डॉलर पैरिटी, वो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट आप देख लीजिए, 6 अरब डॉलर का इंतज़ाम वो भी नहीं लगता कि हो सका, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? जब हुकूमत कह रही है कि जी हम बजट पेश करके अगर ये इलेक्शंस में चले जाते हैं तो उसके बाद क्या हालात होंगे? क्या उसके बाद हो सकता है? मिनी बजट दोबारा आएंगे? क्या कुछ करना पड़ जाएगा अचानक? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, ये बजट मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था या नहीं है, बट एक एनुअल एक्सरसाइज है तो जो की गई है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज अगर दे दिया जाए तो 80% जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, और वो सवाल ये है कि अगले 12 माह में पाकिस्तान के पास अगर हम अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ना लें, जो हुकूमत $6 बिलियन कह रही है, मैं उसको ज़ीरो भी कर दूं तो भी $22 बिलियन की हमें अदायगी करनी है।
ये सवाल का अगर जवाब आ जाए तो बजट अच्छा हो, बुरा हो तो भी अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है। अगर ये IMF अगले 20 दिन में समझ ले, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर ले, बोर्ड मीटिंग कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं कर सकेगा तो फिर आने वाली जो केयरटेकर गवर्नमेंट है और नई हुकूमत है उसको ये क्राइसिस की सिचुएशन मिलेगी और फिर वो इकदामात लेगा जिसकी वजह से मजीद अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अब इसमें मेमन साहब, अब्दुल कादिर मेमन साहब, इसहाक डार साहब ने कहा है, बिजनेस रिकॉर्डर में ये छप चुका है कि वो कह रहे हैं कि जी अब अगली गवर्नमेंट देखेगी जो भी प्रोग्राम होगा IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम। वो तो लगता है कि अब उस तरफ देख ही नहीं रहे कि हमने इसको कंक्लूड करना है, और बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा हुआ है कि प्रोग्राम पूरा किया गया हो, तो कोई अचंभे की बात नहीं अगर ये प्रोग्राम बीच में ही ख़त्म हो गया। तो नई गवर्नमेंट आएगी, उसका ये मैंडेट है, उसका इस्तेहकाक है, उसको देखना चाहिए। ये गलत होगा कि हम कोई अब दोबारा जाएँ। तो जब तक अब ये गवर्नमेंट रहेगी, इन्होंने नहीं अगला प्रोग्राम कोई निगोशिएट करना, ये इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया है। तो अगले चंद महीनों में अब्दुल कादिर मेमन साहब आप क्या देख रहे हैं? साल की बात आपने तो $75 अरब अगले 2-3 साल में बताया हमें चाहिए, अभी सुहेल साहब ने फरमाया $22 अरब हमें चाहिए। ये कहां से आएंगे? इस बारे में इसहाक डार साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला। नहीं, देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि सुहेल साहब ने करंट ईयर का बताया और मैंने आपको जून 2025 तक का बताया था कि वो 75। जी दुरुस्त, ठीक है। तो वो करंट ईयर में ही इज़ राइट। अगर 25 बिलियन की जो है वो हमारी पेमेंट है करंट ईयर में, और हमें मिलना सिर्फ IMF से 1 बिलियन। देखें, वैसे भी जो जिसको अभी गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, ये हमारा पुराना ही गवर्नमेंट का जो था वो एग्रीड लोन का अमाउंट था, और वो प्रोग्राम था जिसको एक एक्सटेंशन मांगा गया था और उसमें $1 बिलियन जो है एडिशनल मांगा गया था। तो हमारा पिछला प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये एडिशनल अमाउंट जो है ये आए, तो इसका मतलब ये कि जो नया प्रोग्राम होगा डेफिनेटली, चूँकि अब इलेक्शन का महीने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगली गवर्नमेंट, IMF भी चाहेगी कि वो भी अगली आने वाली गवर्नमेंट के साथ बात करे, ना कि उस गवर्नमेंट के साथ बात करे जिसने 1-2 महीने के बाद नई असम्बली से चला जाना है। तो आई थिंक ये तो एक लॉजिकल बात है जिसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। लेकिन जहाँ तक हमें फंडामेंटल चीज़ों की करने की ज़रूरत है, जहाँ तक आपने 9 ट्रिलियन की बात की, तो हम अगर ये समझ रहे हैं कि ये 9 ट्रिलियन जो है ये आप और मैं इस वक्त मुश्किल समझ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली IMF जब ये एम्प्लॉय लेवल साइन कर रहा होगा तो उस वक्त इस 9 ट्रिलियन को डेफिनेटली वो भी उसको एनालाइज करेगा और वो भी देखेगा कि ये 9 ट्रिलियन की जो बेसिस है वो कितनी ठीक है, कितनी ग्रोथ जो है वो कितनी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस लेवल पे भी देखी जाएंगी। अच्छा, ये शमसुल इस्लाम साहब आप बताइए, क्योंकि आप तो कारोबारी तक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात होती है। खदशात अब क्या हैं? अगर IMF से मामलात नहीं होते तो फिर क्या हो सकता है? उसके बारे में कारोबारी अफराद क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर ओवरऑल बिज़नेस कम्युनिटी को देखें तो वो एक खौफ की और एक अनसर्टेनिटी, बेचैनी की कैफियत में मौजूद, चाहे आप कराची का ले लें या पूरे पाकिस्तान के लिए, सबको साथ एक ही है कि कल क्या होगा। और IMF के जो स्टाफ लेवल की बात हो रही है अप्रूवल की, या जो क्लब करके वो करेगा, तो उसके अभी तक जो स्केड्यूल आया है सामने 1 मंथ का, उसमें तो पाकिस्तान का कहीं भी मीटिंग का जिक्र नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये कुछ दिन के बाद सामने आ जाएगा कि ये प्रोग्राम आपका जिस तरह से बाकी इनकम्प्लीट हुए थे ये भी इनकम्प्लीट होगा। और हम अपना एक जो रेसिपी एक बना के बैठे हैं, क्योंकि टैक्सेस हमें रिच लोगों से ज़्यादा लेने थे, वहाँ हम नहीं ले रहे। हम एट सोर्स टैक्स जो है डिडक्शन करके इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है। और जिनकी जेब में अब पैसे नहीं बचे स्पेंडिंग के लिए, मैं आपको आज बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पर बच्चे के दूध के लिए झगड़े मियाँ बीवी के हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए सप्लीमेंट के झगड़े हो रहे हैं। घर में AC इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, घर में AC बूढ़े माँ बाप ने क्यों चलाया, उसके ऊपर झगड़े हो रहे हैं। जब आपकी इनकम इतनी श्रिंक हो जाएगी तो एक समाजी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उसमें फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। आज अगर आप इस तरह यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, घर जाके अगर आपको झगड़े मिलेंगे तो कल आपके पास भी कोई जहन नहीं होगा। तो वही कारोबारी लोगों का हो गया, छोटे ताजिर हों या बड़े हों, वो सब के सब इसी के अंदर आ गए कि आप उनको एक माहौल दे दो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दो। हम कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे, कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमें रीजनली कम्पिटिटिव तो बना दो कि जो रीजन में अगर 8 सेंट पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम 18 सेंट पे अगर दे रहे हैं, तो मुझे बताएं मेरे पास कौन सा ब्रांड की पावर है जो मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी वही प्रोडक्ट जो बांग्लादेश वियतनाम बना रहा है वो सस्ता बेच सकूं। सर
शायद हुकूमत कह रही है जी आप खुद ही अपने सोलर लगाकर इंतजाम कर लें, उसमें वो आपको सोलर दे रहे हैं। हमें काशिफ नवर साहब प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, मैं इनको वेलकम करता हूँ। काशिफ नवर साहब, आपसे भी हम बात करेंगे क्योंकि असल तो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कारोबारी तबका होता है, उसने सबसे ज़्यादा कारोबार पैदा करना होता है। ये फरमाइएगा कि आप क्या देख रहे हैं पिछले एक साल में जो हमने तबाही देखी है, उसके बाद कोई उम्मीद की किरण है आपके पास इस बजट के बाद कि आप जो लोग बेरोजगार हो गए उनको दोबारा ला सकेंगे? नए रोजगार को तो छोड़ दीजिए, उसको मैं बात ही नहीं करता। 3.5% ग्रोथ हुकूमत कह रही है, 5% की अचीव नहीं हो सकी, इशारे दोनों पर चले गए। अब क्या दें आप? देखें बात यह है कि हमें अपने मुल्क के हालात को भी देखना है, और उसके बावजूद जिस तरह का गवर्नमेंट ने ये बजट दिया है, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जिन सेक्टर्स को फैसिलिटीज़ दी हैं, क्या उससे हमारी प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी या नहीं करेगी। मैं उन बातों की तरफ क्यों जाऊं कि मैं ये कहूं कि इसमें ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है। मैं ये क्यों ना कहूं कि जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट ने, हम जो बार बार एक बात कर रहे थे, हमारा पुराना एक बयानिया था कि रिटेल सेक्टर का जो आपने सेल्स टैक्स से एरिया के साथ आपने उसको ज्वाइन कर दिया है, तो उस कंडीशन को टियर 1 की शर्त से निकाला जाए, जिसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। हम एसएमई की बार बार बात करते हैं। एसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो कंसेशनरी रेट्स थे इनकम टैक्स के, उसकी लिमिट 25 करोड़ तक थी। गवर्नमेंट ने इस दफा उस लिमिट को 80 करोड़ तक कर दिया है। बात यह है कि हमें भी इस बात को समझना है और हमें भी अपने आप को करेक्ट करना है कि क्या हमने अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना है। अगर कानून ये कहता है और हमें ये पता है और डिपार्टमेंट के पास अगर 40 लाख कमर्शियल मीटर्स का डेटा है, तो फिर क्यों ऑल ओवर द पाकिस्तान सिर्फ 33 लाख लोगों की रिटर्न जमा होती है? फिर कम से कम उन 40 लाख कमर्शियल मीटर्स वाले लोगों की तो रिटर्न जरूर जमा होनी चाहिए। तो ये हमें ये देखना है। फिर तीसरी बात जो इस बजट में बहुत पॉजिटिव है, हमारे जो रिजर्व्स कम हो रहे थे, फॉरेन रिजर्व्स, और उसके लिए 111 सेक्शन है कानून का, जिसमें यह है कि अगर आपकी फॉरेन रेमिटेंस आएगी, तो अगर आपकी वो फॉरेन रेमिटेंस 50 लाख रुपए तक की होगी तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपसे उसका सोर्स पूछा जाएगा। गवर्नमेंट ने इस दफा उस लिमिट को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है, जो कि तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया बनता है। इससे देखें नुकसानात क्या होंगे, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं फवाइद की तरफ जरूर आ रहा हूं कि वो जो पैसे हैं, वो जो फॉरेन करेंसी है, जब वो सरेंडर होगी और उसके अगेंस्ट आपको रुपी मिलेंगे इन कैश होकर, तो रिजर्व्स में अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रिजर्व्स में फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे। तो देखें हमें और फिर सोलर के लिए ठीक, मैं इस बात को मानता हूं कि इस वक्त आपके मुल्क में कोई सोलर की इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जितने सोलर के आपको इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, तो उस सेक्टर को प्रमोट किया गया है ना कि आप इस सेक्टर में आए ताकि इस सेक्टर में आकर बेनिफिट्स को लें। और उसकी वजह क्या है कि जो हम फ्यूल इंपोर्ट को कम इंपोर्ट करें और हम उसको अल्टरनेट एनर्जी की तरफ लेकर जाएं। ये बात बहुत जरूरी है, जिसको हम भी बार बार कह रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग का रेट है उसके रेट को भी जरूर बढ़ाया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत से इसमें बरात दी गई है। उनके लिए फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स के रेट्स को कम कर दिया गया है। फ्रीलांसर्स के लिए आपने सेल्स टैक्स की रिटर्न थी उसको खत्म कर दिया है। तो अब हमें क्यों इनिशिएटिव से फायदा नहीं उठाना चाहिए। और मैं आखिर की बात ये जरूर कहूंगा कि ये तमाम बजट की तमाम फैसिलिटीज उन लोगों के लिए हैं, उस सेक्टर के लिए हैं, उस कारोबार के लिए हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है। क्योंकि अब जो शख्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करेगा, उसको फवायद नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, अब ये बातें आपने सुन ली सोहेल साहब के, कारोबारी शख्सियत ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव्स उनको भी देखना चाहिए, टैक्स हमें देना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे काम आपको नज़र आ रहे हैं कि जिससे टैक्स बेस ब्रॉड हो? जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके अलावा दूसरे लोग भी टैक्स में आएंगे, जिस तरह कैश विड्रॉल पर वो लेकर गए हैं। एक तो ये इसका जवाब सोहेल साहब आप दीजिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता सकते हैं ओवरऑल। दूसरा ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब ने भी कहा, अगरचे मिस्र को लेकर कहा, लेकिन पाकिस्तानी पैगाम था कि आप खुद अपने आप को ठीक करें फिर हमारी तरफ देखें। चीन
से भी आया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं, यूएई, ये हमारे दोस्त हैं ट्रेडिशनल जिनकी तरफ हम देखते थे, जिन्होंने IMF को भी इंश्योरेंस देनी है या कुछ हद तक दी। तो इसहाक डार साहब कहते हैं जी ये कह चुके हैं प्लान बी भी है हमारे पास, IMF नहीं आता तो आई डोंट केयर, हम कुछ और कर लेंगे। तो वो एक ये बता दीजिएगा टैक्स में आप देख रहे हैं कि ब्रॉडन, दूसरा प्लान बी और IMF के बगैर आप देख रहे हैं कि ये तो नज़र आ रहा है IMF के मुताबिक नहीं है बजट। IMF इसलिए हमें ज़रूरी है कि $1 अरब नहीं हमें चाहिए, हमें पूरी दुनिया में ये दिखाना है कि जी हम उसके प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। तो आप प्लान बी क्या देख रहे हैं? पहला सवाल जो आपने किया टैक्सेस पे, तो देखें कुछ एफर्ट ज़रूर है कि नॉन फाइलर को रेट बढ़ाया गया है, और ये बात दुरुस्त है कि जो कंप्लाई कर रहा है उसके लिए कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो अब उसको ज़रा सा फ़ायदा नज़र आएगा कि नॉन कंप्लाई जो कर रहा है टैक्स है उसका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। और ये PMLN की हुकूमत ने 2013 में इसको मुतारिफ़ कराया था। इसके अलावा कुछ और भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए गए हैं क्रेडिट कार्ड की जो इंटरनेशनल परचेजेस वगैरह पे। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो टैक्स देते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा, और जो नहीं देते तो, बट ये इकदामात इतने हैं नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो। दूसरा ये कि जो ब्रॉडनिंग की बात थी उसमें जो सेक्टर्स हैं कुछ तो सूबों के पास हैं प्रॉपर्टी के, बट जिस तरह लास्ट ईयर डीम्ड इनकम पे जो लगाया गया था एम्प्टी प्लॉट्स पे, अगर वो बढ़ा दिया जाता सब्सटेंशियली तो हम समझते कि चलें रियल इस्टेट जिसका टैक्स रेट कम है उस पर टैक्स लगाया गया। होलसेल, रिटेल, डॉक्टर्स, पार्लर्स, ट्यूशन सेंटर, स्कूल्स, उन पे अगर बढ़ाया जाता तो हमें लगता कि ये ब्रॉडन हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऑल इन ऑल 9,200 का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है अचीव हो जाए, 200-300 बिलियन यहाँ वहाँ हो सकते हैं, मगर मेरा तो कहना ये था कि 10,000 होता और खर्चे कम होते ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट कम होता है। दूसरा जो प्लान बी की आपने बात की, मेरे ख्याल में प्लान बी से मुराद ये होगी इस हुकूमत की कि चाइना से रोल ओवर करा लिया जाए जो इस महीने की पेमेंट है कोई $2 बिलियन के करीब की, और फिर कुछ और सऊदी अरेबिया या यूएई से लेकर इनका टेन्योर है अगस्त तक। तो आई थिंक अगस्त तक तो पाकिस्तान के लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है। रिजर्व्स जो हैं 4 बिलियन हो चुके हैं, 3.9 वो हो सकता है 3 बिलियन हो जाए, बट आई थिंक मलबा ये आएगा केयर टेकर हुकूमत का पे जिसके पास इतने पावर्स भी नहीं होंगे। फिर 2-3 माह के बाद जो नई हुकूमत आएगी उसको बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जो सिचुएशन है मैनेज हो जाएगी IMF के बगैर, बट जितना IMF नहीं आएगा तो जो अगली हुकूमतें आनी हैं उसके लिए ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ जाएगा और उसको फिर सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है 6-6.5%, ये फिर जो नया लेंडर आएगा या IMF आएगा या कोई भी आएगा बेल आउट करने के लिए, वो आपको फिर इसको सब रैशनलाइज कराएगा। अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपने फरमाया कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए टैक्स को बढ़ाने के लिए, वहाँ से आमदनी होगी। उस हवाले से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बस ये है कि कहते तो हैं सागदार साहब बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हमारे पास सबका डाटा है, मगर फिर इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं जी खुद से लोग आ जाएँ टैक्स नेट में कि मसलन आपको जनाब कोई चीज़ खरीदेंगे टैक्स देना पड़ेगा, तो वो इसका मतलब है कि वो हमारे पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डरावा होता है, डराने के लिए, धमकी के लिए कि जी हमारे पास सबका डाटा है। तो फिर कहाँ है वो डाटा? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और ये जाहिर बात है ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जिसका बजट से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि बजट के अंदर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या अपराल किया किसे। ये एक्चुअली जो जिसको कहते हैं कि ये सारे जो है ना ये वर्किंग है जो कि आपने डे टू डे FBR ने करनी है। तो मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमें लोगों की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत है, उसको कंपाइल करने की ज़रूरत है, वो नॉन टैक्स पेयर को हमने सामने लाने की ज़रूरत है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर बर्डन हमेशा पड़ा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, आज हमारा GDP का जो कंपोनेंट है उस 100% कंपोनेंट में एग्रीकल्चर टैक्स 17-18%, अब तो 24%, 22% कहते हैं हो गया है। फिर इसके बाद होलसेल रिटेल सेक्टर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ये तीनों सेक्टर से अगर सारा टैक्स भी मिला लिया जाए तो वो लेस देन 8 से 7-8% होता है। तो अगर ये 7-8%, अगर 50% GDP का जो है वो अगर कंट्रीब्यूट 7-8% करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं या बैंकिंग सेक्टर्स हैं या शिपिंग सेक्टर्स हैं, वो इसका बोझ उठाते हैं। हमें जब तक हम उसको होलसेल रिटेल सेक्टर को पूरी तरह से मुनासिब तरीके से टैक्स नहीं करेंगे, जब तक हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो पैसे हमने वसूल होने चाहिए वो नहीं होंगे, आई थिंक हमारे लिए ये दूसरे जो सेक्टर्स हैं जो GDP में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं
उनके लिए ये फेयर और इक्विटेबल टैक्स नहीं होगा, और उसकी वजह फिर ये होगी कि इंडस्ट्री कम होती जाएगी और हमारा जो काम है हम ट्रेडिंग कंट्री बनते चले जाएंगे, जो कि हो रहा है। आप देखें, अगर पीछे से मैन्युफैक्चरिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक ज़माने में 22% होती थी, वो कम होते होते अब 18% हो गई है। तो इसकी वजह ये है कि इंडस्ट्रीज लोग निकल रहे हैं और ट्रेडिंग पे अपना ध्यान जो है ज़्यादा दे रहे हैं। जी, जो उनको लगता है कि सारा टैक्स का बोझ हम पर है, इसलिए वो उस तरफ से लोग दूसरी तरफ आ रहे हैं जहां शायद उतना टैक्स ना देना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर मेमन साहब, शमसुल इस्लाम साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और काशिफ अनवर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सुना, एक तरफ ये है एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो भी हमारे साथ लोग मौजूद थे उनका, कि जी ये एक इलेक्शन का हमें बजट ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में कुछ और मिनी बजट भी देखने को मिले, और IMF के मुताबिक ये बजट नहीं लग रहा। इस वजह से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, और शायद जब केयरटेकर सेटअप आएगा तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस बारे में क्या होता है, क्या इसमें बजट में कुछ चेंजेस आते हैं या बिल्कुल इसी तरह से ये बजट पास कर दिया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।